शुरू हो गया। आई एम श्योर यार, आज की जो किताब है उसका नाम है लेवियाथान। मैटर। क्या आज आपको इस किताब का पूरा नाम पता चलेगा? फॉर्म, वेल्थ, इक्लियस एंड सिविल, ये इस किताब का पूरा नाम है। लेवियाथान और द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, एक्लेसियास्टिकल एंड सिविल। ठीक हो गया जी। लिखी किसने थी ये? थॉमस हॉब्स ने। नाम आपने सुना होगा, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस वालों ने सब पढ़ा है। आज हम देख लेंगे। जो कोई नया बच्चा है जी जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो हम इस क्लास में एक बुक पकड़ते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सेप्ट एक पैराग्राफ मैंने चूज किया होता है जो उसके मेन आइडिया को हिट कर रहा होता है, क्योंकि ये किताबें ऐसी हैं जो कि एक ही इन सच कंडीशन। अब ये कंडीशन कौन सी है, ये भी आपको पता चल जाएगा आगे जाके। समझ लेंगे एक हाइपोथेटिकल सी कोई कंडीशन है जिसमें इंडस्ट्री की कोई प्लेस नहीं। रूट आएगा, उसका जो आउटकम आएगा वो कंडीशन में अर्थ के ऊपर कोई कल्चर नहीं होगा। सतारवीं सदी में, मिड 17th सेंचुरी में। ना ही लैंड नहीं हो रही, कोमोडियस बिल्डिंग्स नहीं है। आप जराए मवासलात कह लेते हैं ना, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के कोई जराए नहीं है जी उस कंडीशन में। कोई नॉलेज नहीं है जी ऑन फेस ऑफ अर्थ। टाइम का कोई लिहाज नहीं है जी, अकाउंट ऑफ टाइम नहीं है। कोई आर्ट्स नहीं है जी, दूर दूर तक पता ही कोई नहीं। और वर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? वर्स्ट ऑफ ऑल है, वो है एक कॉन्टिन्यूअल। ये वो जो स्पेलिंग लिखता है ना, वो मैं ले एक डेंजर है, एक खतरा है, वायलेंट, वायलेंट तरीके से आपको मौत आएगी। और जो लाइफ ऑफ मैन है,
वो बड़ी सॉलिटरी है। मतलब अपने ब्रिटिश है। पता नहीं अनसर्टेनिटी कब मौत आ जाए और बड़ी वायलेंट मौत होगी, कोई पता नहीं। इसलिए जब हर आदमी, एवरी मैन, क्लासिकल अंग्रेजी है ना, तो जब तक ये राइट हर बंदे के पास है कि वो जो चाहे जो मर्जी करे, उतनी देर तक कंडीशन ऑफ क्या रहेगी जी? वॉर है। मतलब वॉर। तो मेन आइडिया क्या है? इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं फ्लरिश कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका जो भी आउटकम निकलेगा, उसका जो भी फ्रूट आ रहा है वो बड़ा अनसर्टन है, कोई पता नहीं, कोई कल्चर नहीं है, कोई नेविगेशन नहीं है उस कंडीशन में, कोई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फियर है, वायलेंट डेथ का डेंजर है। क्यों है? क्यों? क्योंकि हर किसी को ये हक हासिल है उसमें कि भाई वो जो मर्जी करे, और एक कॉन्टिन्यूअस कंडीशन ऑफ वॉर है। तो भाई मेन आइडिया ये है कि अथॉरिटेरियन, ये परफेक्ट नहीं होता। तो आप आज तक क्या जिंदगी गुजारते रहे हो? आपको क्या करना चाहिए था? आपने क्या उस चीज को टच किया जो आपके पास शुरू से मौजूद थी? हम बात करते हैं उस पे। तभी मैंने आप सबको इनवाइट किया इस क्लास में कि आपको पता होना चाहिए अथॉरिटेरियन रूल। हाँ, वो परफेक्ट नहीं होता। क्या है जी? जो आप सम उसके बदले में इन रिटर्न क्या मिल रहा है जी आपको? ऑर्डर एंड फिजिकल। कोई अथॉरिटी आई है? आपने ऑब्वियसली ये जो आपका राइट था टू डू एनीथिंग एज यू लाइक ना, तो वो आपने सरेंडर किया होगा ना उस अथॉरिटी को कि अच्छा ठीक है यार, मैं तेरी मान लेना ए, मैं गल नहीं करा, लेकिन ਇਹਦੇ बदले मैनू ऑर्डर चाहिए ਤੇ फिजिकल प्रोटेक्शन चाहिए। तो आपने अपनी थोड़ी सी फ्रीडम की है सेक्रीफाइस। ये जो आपकी ये जो थी ना, ये क्या थी? ये एक्सट्रीम फ्रीडम थी, अनचेक्ड फ्रीडम थी। आसान करके बता रहा हूँ। एक्सट्रीम फ्रीडम है, अनचेक्ड फ्रीडम है, राइट? हर किसी को हक है कि वो जो मर्जी करे, जो वो चाहे। तो वो कंडीशन ऑफ वॉर रहेगी ना। छीना तानी, कत्लो गारत, वायलेंट डेथ का खतरा, कोई कल्चर नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। जीना चपटी लगी हुई है। होते हैं बीच में, वो जब बात करते हैं तो वो बच्चों को मैं जो कि आसान करके बता रहा होता हूँ, तो वो फिर उनको समझ नहीं आती। तो आपने अपनी वो जो होती है ना नॉलेज की
जो कॉन्स्टिपेशन, उसको भी बरकरार रखना है। ठीक है, खुलने नहीं देना उसको। पता जी सोशल कंट्रैक्ट है कि फॉर्मल कंट्रैक्ट है कि इनफॉर्मल कंट्रैक्ट है, मुझे नहीं पता। उसमें ये शेयर हो जाएंगी, जो फ्री वाले हैं उनके साथ नहीं होंगी, वो क्लास में चीजें समझ लें, दैट्स इट। सर क्या नोट मैं कर देता हूँ, कॉपी ले दे दें इधर मुझे, मैं साथ से लिखता जाता हूँ लेफ्ट हैंड से उसके ऊपर भी। हॉब्स जी। आपको आज हॉब्स पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस में भी, आपको लगता है भाई होल ह्यूमन नॉलेज लगा? क्यों? क्योंकि उसने फिलोसफी पे भी लिखा, उसने मैथमेटिक्स पे भी लिखा, उसने बैलिस्टिक्स पे भी लिखा। चेक करो जरा उस टाइम पे। बात की है ना, अल्लाह जाने अब, रब का उसका मामला है, लेकिन बातों से मवाहिद लगता है मुझे। सेंचुरी चल रही है, ये इसने किताब लिखी थी 1651 में। तो ब्रिटिश अरिस्टोक्रेट्स के साथ ना इसने ग्रैंड टूर्स मारे, ग्रैंड टूर्स। उसमें इसकी मुलाकातें हुई यूरोपियन थिंकर्स साइंटिस्ट, जिसमें डिकार्ट भी है, मैरन मर्सेनी भी है, गजेंडी भी है। ये नाम अगले जरूरी नहीं है, लेकिन बस सुन लोगे, बड़े बड़े साइंसदानों से मुलाकातें, गलीलियो के साथ भी कहा जाता है कि इसकी मुलाकात हुई, फ्रैंकिस बेकन के साथ, बेन जॉनसन, जॉन सेल्डन, सारों के साथ मिलाई है। तो ये बड़ा ना, कि उस टाइम पे आपको पता है कि डिवाइन राइट के अगेंस्ट परेशान हो जाएगा कि हाँ हाय सर नहीं होगा बाप जी, तो ऐसी बात नहीं है। डिवाइन राइट सिंपली कि वो जो पुराने वक्तों में एक बादशाह चलते आ रहे होते थे, उन्हीं की औलाद में से आगे कोई बादशाह बनता था, वो कहते थे जी हम जो है कि खुदा वालों शहर लेके आए हुए हैं तो साड़ी नस्ल ही बादशाह होना है। ठीक है, तो ये डिवाइन राइट था, इसके अगेंस्ट जो है ना वो थिंकर्स और फिलोसफर्स लिख रहे थे, ये सारे जिनसे ये मिला, मेट साइंटिस्ट्स एंड थिंकर्स, ये जितने मैंने नाम लिए। तो ये बड़ा इन्फ्लुएंस्ड हुआ न्यू मटेरियलिज्म से। तुम गलत हो, दुनिया घूम रही है सूरज के गिर्द, सूरज नहीं घूम रहा। ने कौन सी ईयर की है, तो वो शुरू यहाँ से होती है, एंड स्टिल इट मूव्स, ही मरमर्ड। वो इसके ऊपर इंक्विजिशन के जो है, इंक्विजिशन क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टॉर्चर, के वो टॉर्चर भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी मुंह में बुड़बुड़ा रहा है कि नहीं भाई तू मुझे मारता भी रहे, तुम आंखें बंद भी कर लो तो वो बिल्ली गायब नहीं होनी। एंड स्टिल ये सूरज नहीं दुनिया के गिर्द मूव कर रहा, तो वो किसने पढ़ा हुआ है पास्ट पेपर प्रेसी वाला? नहीं, ये भी रिसेंटली भी आया है। कतर तो अब बहुत पीछे चले गए हैं, इफ्तिखार।
तो और एक और भी उस टाइम ह्यूमन बॉडी की जो है एक्सपोजिशन के ऊपर बड़ी बातें चल रही, तो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ये। अभी सिर्फ 40 साल के ही हो। और फिर ये कहता है कि यार ये फिर सोचता है, ही वंडर्ड। देखो ये जो सोचता है ना, जो गौर करता है, फिर उन्हीं का नाम रहता है दुनिया तक, रहती दुनिया तक। रिगर और सर्टेन, क्या सर्टेनिटी, क्या फैक्ट है। तो इसको क्यों ना हम फिर ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर भी लगा के चेक करें। ह्यूमन अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स, उसने अप्लाई किया फिर इसके ऊपर। रिजल्ट क्या निकला दिस बुक? था और द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ एक्लेसियास्टिकल एंड सिविल। ये पूरा नाम है जिस किताब का, आपको आपके टीचरों ने भी नहीं कभी बताया होगा पॉलिटिकल साइंस के। हो सकता है एमसीक्यू आ जाए। एमसी तो क्या करोगे? जो इस दफा एमपीटी आया है उसने ऐसे ही दी हैं चीजें, सारे ही सही लग रहे थे। दो तो पक्के सही लगते थे कि यार यही हो सकते हैं। ऐसा ही था जी। एमपीटी कोई है जी बच्चा पास हुआ हुआ? यस सर, लीजा ही था। ओके फरहान। सर ये बुक का नाम है ह्यूमन अफेयर एंड पॉलिटिक्स, आयशा मुख्तार। यार या मैं पश्तो बोल रहा हूँ? ह्यूमन अफेयर्स और पॉलिटिक्स वो आइडिया जो उस टाइम चल रहा था, और फिर उसका रिजल्ट निकला ये किताब है लेवियाथान। हाँ जी, ये लें जी, फकीर के फकीरो। अब जब ये लिख रहा है, सेंट्रलाइज्ड स्टेट का, जब ये लिख रहा था उस टाइम आपको पता है इंपीरियल चाइना की जो सिटीज थी ना, वो बड़ी भी थी और मोर पावरफुल भी थी किसी भी यूरोप की स्टेट से। ऑ की नजर से देखते, ऑटोमन एम्पायर भी उस टाइम बड़े रूज पे चल रही है। यूरोप जो था ना वाज ऑन राइज, उसका भी राइज हो रहा था। उसके जो ट्रेडर्स थे वो अभी ग्लोब में घूम रहे हैं, वो निकल रहे हैं। ठीक है, उसके जो फिलोसफर्स हैं वो न्यू डिस्कवरीज कर रहे हैं, ये एरा ऑफ डिस्कवरीज, एज ऑफ डिस्कवरीज चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्रूशियल एक पॉइंट है, वो ये है, was able to। अब इसने क्या किया जी, इस चीज ने, इसने अब इग्नाइट कर दी टेक्नोलॉजिकल प्लस मिलिट्री कंपटीशन। क्या शुरू हो गई है जी? परफेक्ट। पास तो पहले ही एक मुसविदा मौजूद है, लेकिन
उनको दूर किया गया उससे। बड़ी सदियों की मेहनत लगी इंसान को उससे दूर करने में, आप भी उससे दूर हैं। वो भी हम देखेंगे वो क्या है। ये बड़ी अर्जेंट। एंड द किंग, ये तीनों रिलेटिवली क्या करें जी। अब सब इसके रैत से, किंग भी सिक्योर है पीपल और नोबिलिटी के रैत से, नोबिलिटी भी किंग और पीपल के रैत से सिक्योर है। तो भाई लिमिटलेस अचीवमेंट्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आजकल, अगर आप स्कैंडिनेवियन मॉडल्स में ये चीज मिलती है। अब बात चलती है द विजडम ऑफ सबमिशन। ये बहुत गहरी बातें हैं। आपने आंखें कान मुंह नाक सब खोल के सुनना है, दिमाग भी। आखिर ये सबमिट करने में क्या, ये विजडम क्या है जी, क्या इसमें हिकमत है, क्या अक्लमंदी है सबमिट करने में। ये किसी भी अथॉरिटी को जो सबमिट कर रहे हो ये रिलेटिव सिक्योरिटी के लिए, तो क्या ये ऊपर बात मेन आइडिया क्या था। मेन आइडिया था अंडर एनी अथॉरिटेरियन रूल। अब ये अंडर एनी अथॉरिटेरियन रूल में कुछ आपने सबमिट करना है ना, तो सबमिट आपने कुछ करना है, आपको सेक्रीफाइस। सच कंडीशन जो हमने शुरू में बात की थी ना, ये वाली सच कंडीशन, ये सच कंडीशन क्या थी। ये सच कंडीशन जनाब, इट वाज अ टाइम, वो जो सच कंडीशन थी ना, ये लिख लो। सच कंडीशन वाज अ टाइम बिफोर गवर्नमेंट्स, जब कुछ भी नहीं है ना। फिलोसफर के यहाँ ना कोई एक ऐसी, ये इसे कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। कहता है कि उस टाइम कॉन्टिन्यूअस फियर है, वायलेंट डेथ है, वॉर है, ये हम पहले देख चुके हैं। नो सेंस ऑफ, अब ये बात लेके आएगा ना, थोड़ा पीछे से चला रहा है कि विजडम क्या है सबमिट करने में। वो आम जुबान में सम्मम बोनम भी कहते हैं, SUMM BUNUM। ये पता नहीं ग्रीक है कि क्या है वाला सम्मम बोनम। ये अक्सर आप अपने रोजमर्रा भी यूज करते हो, ग्रेटर गुड। नो सेंस ऑफ ग्रेटर गुड है। लोग परसू क्या कर रहे हैं जी, वो सिर्फ अपनी डिजायर्स, ओन डिजायर्स फॉर पावर और लग्जरी। आजकल का फैलता हुआ जो एक नासूर है, एथीज्म।
लग्जरी। रही है। हॉब्स कहता है कि बड़ी नेस्टी है, ऊपर इसने कह दिया था बड़ी ब्रुटिश है। इसका मतलब है लॉ कोई नहीं। सी बात उसने कर दी। अब यहाँ पे जो है ना, अब आपके साथ मैंने जो बात करनी थी, इस वजह से मैंने शेयर किया आज आपके साथ। ये बड़ा ये उलट सा कॉन्सेप्ट नहीं लगता? नो लॉ नो इनजस्टिस, ये तो नो जस्टिस होना चाहिए था इधर। ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आपको समझ आएगी। पहले इसको जरा लेमैन जुबान में समझ लो, फिर उसके बाद आपको मैं। नो लॉ नो इनजस्टिस, ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल आइडिया है, लीगल और मॉरल थ्योरी है ये पूरी की पूरी। इसको लीगल पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। अभी गौर से सुन लो बात, आज गौर से आपको समझ आ जाएगी कि ये दुनिया में जो कानून है, और जो सबसे बड़ा कानून है वो क्या है, वो क्यों है। हॉब्स आपको समझा गया अगर आप गौर करते हो तो। मुझे ये अभी 9:30 बात क्लिक हुई थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करनी चाहिए। लीगल पॉजिटिविज्म के साथ इसको जोड़ा जाता है। वो कहता है कि इनजस्टिस, ये इनजस्टिस कहां से निकल, आपको क्या, आपको कैसे पता चला कि इनजस्टिस हो रहा है? कोई ना कोई चेक, वो बनी है तो उसको पार करना, उस चेक को पार करना, उस रूल को तोड़ना तो इनजस्टिस है। अगर वो रूल ही ना होता, अगर वो चेक ही ना होता, अगर वो बाउंड्री नहीं है, तो कैसा इनजस्टिस? नो। बस ठीक है, हर एक की मर्जी है जो मर्जी कर। कोई मोरालिटी बनी है तो पता चला ये इमोरल हो रहा है। दिस यूनिवर्स इज इंटरप्ले ऑफ ऑपोजिट्स। अगर ऑपोजिट नहीं होगा तो दूसरे की पहचान ही नहीं होगी। भाई अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है ना। आपको क्या पता क्या बुरा क्या सही है? अब किसी को पता ही नहीं। लेकिन आप पढ़ते ही नहीं, आपके घरों में बंद है वो। खोल भी लें तो आपको कौन सा समझ आना है, क्योंकि वो अरबी में लिखा हुआ है। तो विदाउट ऑर्गेनाइज सोसाइटी और लॉज, देयर वुड बी नो फॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जब कोई लॉ ही नहीं है तो फॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या हुआ? ये मेरी बात समझ आ रही है जी? किसी को, किसी एक को भी आ रही है तो काफी है। समझ आ रही है? अच्छा, अब कुरान की वो समझाने लगा हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये आपके पास आखिर ये आपको कॉन्सेप्ट दिया किसने है। ये जो चूरन बेच रहे होते हैं ना, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, और ये फलाना तो टिमकाना, तो आपको ह्यूमैनिटी
आप खोलो सूरत अल अराफ 172 173। सूरत अल बनाया ना। ये अब गौर से सुन लेना, ये चीज ये इन दो आयतों में ना क़यामत मुज़मर है। तो वो दोनों जाए मुठे पाऊ है फिर। 172 में अल्लाह ताला कहते हैं, और जब तेरे रब ने बनी आदम की पीठों से इनकी औलाद को निकाला और इनको गवाह ठहराया खुद इनके ऊपर कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। रब, ये क्या है? ये अथॉरिटी है। अब जब रूहें बन गई, ये आलमी अरवाह की बात हो रही है। कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा हाँ, हम इकरार करते हैं। सारों ने इकरार किया। ये इसलिए हुआ कि कहीं तुम क्यामत के दिन कहने लगो कि हमको तो उसकी खबर ही ना थी कि तू साड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, अब हमें नहीं याद वो, हमारी रूहों ने किया था भैया, हमें तो याद ही नहीं वो। अच्छा, अब अगली आयत, इसका जवाब साथ ही आ गया। रब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अगली आयत में जवाब है। अथॉरिटी, सिंपल। क्या कहो कि हमारे बाप दादा ने पहले से शिरक किया था? मतलब हमारे बाप दादा तो किसी और मजहब पे थे जी, मैं तो किसी ईसाई के घर पैदा हो गया जी, मैं तू हमको हलाक कर देगा उस काम पर जो मेरे से पिछले गलत कारियां करते रहे। मतलब मैं तो भाई जिस घर में पैदा हुआ, जिस मोहल्ले की मस्जिद में जाता था, मेरा तो वही दिन था। तो मुझे क्यों रब तू ब्लेम करता है? तो रब ने उसका दे दिया। उसने कहा मैंने तेरी मॉरल इंस्टिंक्ट में ये रख दिया था कि मैं तेरी तमीज, किसी भी इंसान तक कोई टीचिंग्स ना पहुंची हो। ये जो जमीर होता है ना, ये जमीर तो इनबिल्ट होता है ना। उसको पता है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। बड़ा जालिम भी हो तो उसे पता है मैं ये गलत कर रहा हूँ। ये इसकी मॉरल इंस्टिंक्ट में वो जो थॉटी बैठ गई है ना, ये इसको किसने बताई है? ये सूरत अल राफ आपको 172 73 बताती है। ये तड़क पे था। वो 173 में आपको थप्पड़ मार दिया पहले ही अल्लाह ने कि ये भी बना नहीं चलना ਤੁਹਾਡਾ। तेरी मॉरल इंस्टिंक्ट में था, तूने गौर क्यों नहीं किया? व्हाई डिडंट यू वंडर कि मैं तेरी अथॉरिटी था, मैं तेरा लविया था। अच्छा, ये बुराई की तमीज तेरे जमीर में, तेरे खमीर में है। वो इसी वजह से है कि तूने वो इकरार किया था। तूने मेरी अथॉरिटी मानना है तो तुझे पता चला ये चेक लगा हुआ है तेरे अंदर, ये बिल्ट इन है। तुझे पता है ये बाउंड्री है। थैंक यू जी, ये कोमल आपने यहाँ पे लिख भी दिया है तो वो आसानी होगी बच्चों के लिए। हाँ जी, समझ आ रही है। इंसान के पास आखिरी बहाना यही था कि रब तू ते मैनू ਉਹਦੇ घर पैदा कर देता ते मेरा की कसूर सी। तो वो ये जवाब आ गया वह कुरान में। कोई नहीं जो छुटनी जान। उसने कहा मैं तेरी अथॉरिटी हूँ। फिर कुरान में 12 जगह, वो 12 फिर बात की और निकलेगी, 12 जगह रब कहता है कि तू मेरी मननी है या फिर किसी और की ख्वाहिशों की पैरवी करनी है, या तूने अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करनी है।
और तुमने उसका हाल नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। तो व्हाट इज दैट? कि तो आप जिसकी मान रहे हो आपने उसको अपनी अथॉरिटी मान लिया। वो कहता है नो गवर्नमेंट नो लॉ। ये तो फिलोसफर है ना, चलो वो कह रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा वक्त था, लेकिन आपको दुनिया में भेजने से पहले गवर्नमेंट लॉ तो मौजूद है। वो क्या है? वो रब खुद है अल्टीमेट। और आपकी रूह ने इकरार भी कर लिया हुआ है। हमें नहीं याद, लेकिन हमारी मॉरल इंस्टिंक्ट में वो जो चेक्स लगे हुए हैं ना, वो उस अहद की बदौलत है जो हमारी रूहों ने किया था, जो वो जमालत है। किसी का मुर्दा होता है, किसी का जागरा होता है, लेकिन है वो अपनी जगह पे मौजूद। हॉब्स कहता है राइट एंड रॉन्ग मीन नथिंग अगर कोई जो है वो गवर्नमेंट लॉ नहीं है। लेकिन रब ने तो आपको बता दिया कि मैं अथॉरिटी हूँ भाई, तुम्हें दुनिया से पहले भेजने से पहले ही तुम्हें पता है मैं अथॉरिटी हूँ। तो फिर जब अब वापस आ जाओ हॉब्स पे, हॉब्स कहता है कि फिर हर इंसान अपने लिए ही है। हर इंसान को नेचुरल राइट है कि वो किसी भी चीज के पीछे जाए, परसू करता रहे और उसको हासिल कर ले, छीन ले। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है फिर एक ऐसी स्टेट आ गई। अब ये थोड़ा सा इधर से ना, ये इनजस्टिस इज। तो ये आपको अल्लाह ने पहले जस्टिस इनजस्टिस की सेंस दे दी हुई है। फिलोसफर्स को पढ़ के आप ज्यादा अक्लमंद हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको अपने दीन का पता है तो आप चीजें जोड़ लोगे। आपके दीन ने तो पहले बता दी हुई हैं बातें। आप, ये रब की क्या कम रहमत है कि उसने आपको स्टेट ऑफ नेचर में रहने नहीं दिया। कैसा है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मजा आ रहा है? स्टेट ऑफ नेचर में नहीं रहने दिया मतलब सादिया बास? पता नहीं जी। मैं बात अब 2 लाइनों में बता दूं। आप लेट आए होगे क्लास में। कि वो खुद है। समझ आ गई अब? जो 2 लाइनों में बता दिया मैंने। आगे आ जाओ। फ्यूचर शुरू हो गई कि यार हमसे भी ना कोई खींच के ले जाए। उन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, जब गेन कर लिया। अब ये एंजाइटी अबाउट फ्यूचर ने ना उनको ड्राइव किया किस तरफ? सोल्यूशन की तरफ। जो इनसिक्योरिटी को रिड्यूस करे। अब ये तो आसान बात है, इनसिक्योरिटी को रिड्यूस करे। उसमें फिर उन्होंने प्रोटेक्शन सीखी। प्रोटेक्शन क्या सीखी जी? रूलर के लिए भी। अब हॉब्स कहता है कि वो जो ओनली थिंग है ना, जो कन्फ्लिक्ट से बचाए हुए है, वो क्या है जी? वन थिंग, वो अथॉरिटी है जी। अच्छा, अब वो अथॉरिटी है। वो चाहे अल्टीमेट होगा।
और उसके एक्सेप्टेंस भी लोग देंगे चाहे क्या हो। अब ये बात बहुत गहरी है हॉब्स की। लोग उसको उसके वर्ड को एक्सेप्ट करेंगे, पेन में भी, आइसोलेशन में भी, ओए होए होए होए, अकेलेपन में, पेन में, दुख हो रहा है माननी है उसकी, आपको तकलीफ हो रही है उसने कह दिया माननी है वो अथॉरिटी ऐसी है। एग्जाइल हुआ है, ये हॉब्स लिख रहा है, तो आपने माननी है, उसका फाइनल वर्ड है, बस ठीक है। डेथ भी है आपको मिल रही है उसके वर्ड से, तो आपने माननी है उसकी। एग्जाइल लगा लो, अगर आप इसको इस्लामिक हिस्ट्री पे लगाते हो, हिजरत पे लगा लो। एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी पता कौन सी है? कौन सी है? सिंगल रूलर। ओए होए होए, ये उसको 40 साल की उम्र में ठोकरें खा के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ पुढ़ के फिर समझ आई। हाँ हाँ। कुरान खोलो। सूरह 17। इसकी आयत थी, एक मिनट में बताता हूँ। इसकी आयत थी 42। 42। कह दो कि अगर खुदा के साथ और माबूद होते, जैसा कि ये कहते हैं, वो कहते थे ना दूसरे सल्लम को, मुशरिक, कफार, इनकार करने वाले। उस मालिक अर्श के खिलाफ रास्ता निकालते, लेकिन कोई नहीं निकाल पाता रास्ता। कोई निकाल पाता है? आपने कभी देखा है? इसको और क्लैरिटी मिलती है सूरह अंबिया की जो आयत है ना, 22, उससे। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर इन दोनों में अल्लाह, मतलब ये आसमानों और जमीनों में, इन दोनों में अल्लाह के सिवा माबूद होते तो दोनों धर्म भरम जो नीचे आ गया है, फिर वापस आसमान पे चला गया है, या चांद या सितारे या कोई, वो जो एक डिसिप्लिन चल रहा है, वो कभी टूटा है नेचर का? डिसिप्लिन कभी ब्रेक हुआ? कभी हुआ जी? हाँ, वो किसी नबी का मोजज़ा होगा, जिसमें वो जो होता है ना, जिसे कहते हैं फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, वो अगर किसी में, और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की भी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बस वो यही साइंस भी कहती है, बस इस तरह ही होता है जी, इस तरह ही हो रहा है।
फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर वैसे ही चल रहे हैं, वो डिसिप्लिन से चल रहे हैं। तो अगर दो माबूद, एक से ज्यादा माबूद होते तो वो फिर दरम बरम हो जाता निजाम। बस अल्लाह अर्श का मालिक इन बातों से पाक है, जिसका वर्ड फाइनल होगा। आगे आ जाओ, सूरह मोमिनून। अल्लाह ने कोई बेटा नहीं बनाया। और जैसे अब दुनिया ने बना ली है अपने माबूद अलग, अब आप ये गौर करो, रब ने नहीं था अलग अलग किया, दुनिया ने अपने माबूद अलग कर लिए ना, इसी वजह से फिर उन्होंने अपना अलग अलग कर लिया है हर किबला। कैसा है ये कॉन्सेप्ट, समझ आ रही है? रब ने कोई नहीं कीता। क्या जो दी तुसी मेरे ला दो, तो ऐसा तो नहीं है। समझ आ रही है? थैंक यू आया, सिर्फ आपने इंग्लिश में भी तर्जुमा लिख दिया इसका। तो कैसा फिर? बड़े रेफरेंसेस हैं कुरान के, जहाँ पे आपको ये अल्लाह ताला खुद समझा रहा है कि मैं एक ही हूँ। बाकी तो वो निशानियों से आपको बहुत जबरदस्त समझा रहा है कि मैं ही रब्बा, मान लो। वो हजरत आदम से लेके वसल्लम तक जितने प्रॉफिट्स और जितने नबी रसूल आए हैं, वो सारों ने यही समझाया है कि मान लो रब एक है। लेकिन इंसान नहीं मानता, और उनका कोई एजेंडा नहीं था, बिलीव यू मी, कोई एजेंडा नहीं था। ना वो अपने पीछे लगाने आए थे लोगों को, वो तो एक रब की वहदानियत बयान करने आए थे बस। ना वो अपनी बड़ाइयां पेश करने आए, वो बस एक रब के साथ जोड़ने आए थे, बस, पीरियड। कोई एजेंडा नहीं है, और एक एजेंडा, मेन आइडिया एक ही है सारे प्रॉफिट्स का, तौहीद। दैट्स इट। अब वेस्ट आपको बताता है कि वो, वेस्ट कह देता है कि इंसानों के कंसेंट से एक बनेगा जी, फिर उसमें मसले आ जाते हैं। तो वो तो इकबाल भी फिर कहता है ना कि ये तुम्हारा सॉवरन कैसा है। इकबाल कहता है ये वेस्ट का सॉवरन कैसा है। वो मैं जब पाक फिर पढ़ाया, किसी ने पाक फिर पढ़ा हुआ है मेरे साथ? कोई पुराना बच्चा है कोई पुराना बच्चा? हमने जब इलाहाबाद किया था और उसकी फिलॉसफी इकबाल की थी, तो उसमें याद है किसी को कि इकबाल क्या क्रिटिसाइज करता है, शुरू का था बात। ठीक है, तो ही जगह जगह बयान हो, लेकिन ये दो के साथ जो कंपेयर करके अल्लाह ने बताया ना कि अगर दो होंगे तय होंदा, तो ऐसा दुनिया में, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती लोगों को। ठीक है। हाँ, 1 साल से पहले पढ़ाया था। तो इकबाल कहता है ये कैसा सॉवरन है वेस्ट का, कैसा सॉवरन है कि उसी के अगेंस्ट भी लोग हो जाते हैं, उसको उतार भी देते हैं, मार भी देते हैं। तो ये कैसा सॉवरन है तुम्हारा? सॉवरन तो भाई वो होता है जो अनक्वेश्चनेबल हो, जिसको कोई पूछ ना सके। कुरान में आता है कि रब को कोई पूछ नहीं सकता।
सॉवरन तो वो है जो अनक्वेश्चनेबल है, जिसका वर्ड फाइनल है बस। उसे कोई नहीं पूछ सकता, हाँ वो सबको पूछ सकता। ये लोग इस फितने में फंस जाते हैं कि यार क्या रब ने हमें पूछा था बनाने से पहले? तो यार मुझे बात बताओ, तुम अगर कोई क्रिएटर हो किसी चीज के, तो तुम उसको पूछ के बनाओगे? तुमने कोई भी चीज क्रिएट करनी है, तुम सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट कर देते हो, अपने अम्मी अब्बू से पूछ के करते हो? तुम्हारा वो अकाउंट है, तुम कर देते हो, बस ठीक है। हालांकि वो तुम ओन भी नहीं उसको कर रहे, बोरोड है। करना है तुझे, या तुमने उससे पूछना है कि मैं तुझे बनाऊं या मैं तुझे ना बनाऊं। समझ आ रही है? तो रब ने हमें बनाया है, वो हमें पूछने का मजाज ही नहीं है कि वो सानू पूछदा कि मैं तेन बना दा ऐ इंसान। समझ आ रही है जी? कोई दिमाग की बत्तियां रोशन हो रही हैं? लोग कहते हैं आप वेस्टर्न फिलोसफी अच्छा नहीं होना चाहिए। टू ब्रिंग जस्टिस टू देयर डीलिंग्स। ये अंपायर, ये वाला अंपायर है, वो रब खुद है। लेकिन वो कह रहा है कि होना चाहिए ऐसा। अनक्वेश्चन। टू देयर डीलिंग्स विद अदर्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उसका अल्टीमेट एनफोर्सर होगा वो एनफोर्स कराएगा फिर, अगर तुमने कोई अहद कर लिया तो। कहता है विदाउट सच एब्सोल्यूट, इतनी पावर जिसके पास नहीं है ना, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लेजिटिमेसी पे। उस स्टेट की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क कि तू छनकने दी स्टेट है अगर तेरे पास इतनी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। लेकिन वो पावर उसकी जो है ना, टू ब्रिंग जस्टिस है। थॉमस हॉब्स ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम बगैरतियां करने के लिए जो है वो एब्सोल्यूट पावर ले लो। ये जो उसको उसको मिस्टेकनली कंफ्यूज किया कि अब ये देखें जी, हिटलर भी जो है वो हॉब्स की वजह से ऊपर आ गया, तो फलाना हो गया। तो हॉब्स ने तो नहीं कहा था हिटलर को कि तू ऊपर आ। अच्छा, अब इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो डिफाइन कर सके कि जस्टिस क्या है। इसलिए इस्लामिक अथॉरिटी, आपको शरीयत में अल्लाह मिलता है कि वो जो डिफाइन करता है चीज़, ही नहीं है कि वो बता सके कि ये सही है गलत है। उसकी ये भी रहमत है कि उसने आपको विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छोड़ा दुनिया में। कुरान दे ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एंड ਤੇ। पहले भी कहता रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, भेजता रहा नबी रसूल सहीफे, लेकिन वो महफूज नहीं रहे, और एंड पे जो आया उसको महफूज भी किया उसने। खुद ले ली जिम्मेदारी उसने कि कहीं भटकते ना फिरना। जब इतना एब्सोल्यूट पावर नहीं है उस अथॉरिटी के पास, तो फिर रिटर्न टू स्टेट ऑफ नेचर हो जाएगा जी। हेलो। तो ये आज आपको मिलता है दुनिया में। इफ नॉट, ये वाली विदाउट सच पावर। ऑर्डर ओवर फ्रीडम जी। ऑर्डर ओवर फ्रीडम।
ये जो डिसिप्लिन है जी, ये जो आपने कुछ हैं, उनके बदले में जो ऑर्डर मिल रहा है ना आपको, तो उसके ऊपर अब हॉब्स बात करने लगा। लेकिन वो डिवाइन राइट को भी डिनाई करता, डिवाइन राइट को डिनाई करता, मोनार्की के हक में है, लेकिन डिवाइन राइट को वो रिजेक्ट कर रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बादशाह का बच्चा ही वो, अगर नाहल भी है तो उन्हें बना दो ना। वो कह रहे हैं नेचुरल सुप्रियोरिटी कोई नहीं किसी मोनार्क को, नेचुरल सुप्रियोरिटी ये नहीं है किसी मोनार्क को। रूल जो होगा ना, अब यहाँ पे लिद मार जाता है ये, टैसिट कंसेंट से होगा जी। अब ये फिर वही लोगों पे, अब ऑब्वियसली अब जब आप इस्लामिक फिलॉसफी समझ जाते हो तो आपको भी ये लिद ही लगती हैं बातें, कि फिर वो गल लै आया ਉਹਦੇ ਤੇ लोगों ते ते फायदा कि रूल जो है टैसिट कंसेंट से होगा जी, ऑफ पीपल, लोगों को छनकने का पता होता है, जो कि ऑर्डर और सिक्योरिटी को जो है ना वो इंश्योर कराएगा, फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द सॉवरेन्स पावर। तो इसी वजह से जब वो कह रहा है कि अगर एक मुनार्क को भी अगर टेसिट कंसेंट ऑफ पीपल हासिल है ना, तो वो लेजिटिमेट है। क्यों? क्योंकि उसको टेसिट कंसेंट ऑफ पीपल हासिल है, भाई उनकी मर्जी, उन्होंने चूज कर लिया एक अपने लिए, बस ठीक है। ये आपको हॉब्स बता रहा है, समझ आ रही बात कि नहीं? अब आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब ये लेवियथन लिख रहा है ना, तो इंग्लैंड उस टाइम पे सिविल वॉर में फंसा हुआ है, 42 से 51 खत्म हो रही है। अब चॉइस यहाँ पे लेनी थी इंग्लैंड के लोगों ने कि भाई डोमिनेंट किंग होना चाहिए या रिपब्लिक बना दो, क्या करो? तो बड़ा एक डिलेमा बना हुआ था। ठीक हो गया, तो इसमें फिर वो कहता है कि डोमिनेंट किंग ही है इस टाइम पे जो इंग्लैंड को बचा सकता है। ये उसने फिर तभी लिखी थी ना, वो अपने कंटेक्स्ट। लेकिन मैंने आपको जरा ब्रॉडर वे में जाके चीजें समझा दी हैं, तो वो जिसको नहीं आनी थी समझ, वो मैंने देख लिया है कि हैं कुछ ऐसे बच्चे क्लास में कि जिनकी अकलों पे वैसे ही पर्दे पड़े हुए हैं, कोई भी। तो वो, तो अल्लाह ताला बता देते हैं कि वो बदतर हैं उन चुपाइयों से भी, कि जो आंख तो रखते हैं लेकिन देखने वाली नहीं, कान रखते हैं सुनने वाला नहीं, अकल रखते हैं समझ सूझ वाली नहीं, चुपाइयों से भी बदतर है। चुपाए ये जो लगे फिरते हैं गली मोहल्लों में, रात भौंक भी रहे होते हैं, और वैसे ये चुपाए जानवर जो होते हैं, समझ रहे हैं, चार टांगों वाले।
ठीक हो गया। तो इसी वजह से इसने ये किताब का नाम लेविएथान रखा था। ये लेविएथान जो है ना, ये एक मिथिकल क्रिएचर है। मिथिकल क्रिएचर जो कि समुद्रों में पाया जाता था। ठीक है। सीज को डोमिनेट करता था ये, सीज को। और ये प्राइड और लस्ट, अच्छा अब ये प्राइड और लस्ट के ऊपर मैं अगला 1.5 घंटा बोल सकता हूँ, क्योंकि ये प्राइड और लस्ट ही जो है ना, ये आपकी सारी जितनी भी हैं बुराइयों की जड़ है। आपको 7 मकामात पे काबील ने कत्ल किया था ना। अभी अगर आपको याद ना रहे तो कत्ल काफ से होता है, काबील भी काफ से है, तो ये याद रख लो कि काबील ने कत्ल किया था हाबील। तो वो भी प्राइड के, इनू क्यों नवाज दिता रब ने? वो आ गया, हसद आ गया, हसद किया था ना, याद है ऐसे वालों? अभी जिसने नहीं किया तो वो हो सकता है कि रिपीट हो जाए। कह रहा हूँ। ठीक है। तो वो हसद, तो उसने कहा कि वो सब ड्यू करता था इसको। ये जो लेवियाथा है ना, ये जो डोमिनेंट जो अथॉरिटी थी सी की, ये इसको सबड्यू करता था, प्राइड और लास्ट को। एज अ ग्रेट सबड्यूअर ऑफ द प्राइड एंड लस्ट फॉर ग्लोरी दैट हैड सिंस टाइम मेमोरियल, फसाद की तरफ ले जाता है। अब कहता है फिर लोग इस लेवियाथा के अंडर क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे कल्चर ऑफ अटैक एंड रिवेंज फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। सेक्रीफाइस किया क्या? कल्चर ऑफ अटैक एंड रिवेंज किसके लिए? पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, अंडर अ पावरफुल यूनिफाइंग मोनार्क। दैट्स इट। आजकल आपको ये सुनने में मिलता है कि लेवियाथा एक ऐसी टर्म है जो कि एक बड़ी गंदी मॉन्स्टर्स स्टेट के लिए यूज होता है, जिसने अपने टेंटिकल्स बड़े फैलाए होते हैं, सोसाइटी में गाढ़े होते हैं, बड़े एक्सट्रीम होती है। तो हॉब्स को ही कहा जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है फैशिज्म के लिए, टोटलिटेरियनिज्म के लिए। तो ये तो ऐसा तो नहीं है जी, उसने तो बात जो की थी वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करके अगर कोई सिर्फ ले जाता है तो वो तो अलग बात है। ठीक है। उसका रियल पॉइंट क्या था? उसका रियल पॉइंट था नो पॉलिटी कैन बी मेंटेन्ड। ये क्रक्स है जी। विदाउट ड्यू अथॉरिटी। दैट्स इट। आपको कंटेम्प्रेरी राइटर्स में भी और इकोनॉमिक्स की वजह से फेल नहीं होती, सेंट्रलाइज पावर के ना होने की वजह से फेल होती हैं। ये हम किताब, लेकिन अभी जो बच्चों ने ज्वाइन किया उनकी 15। हाँ जो और हो जाएंगी 15। दैट्स इट। पीस और मटेरियल सिक्योरिटी आपको अमीन तो नहीं ना मिलती फिर। ठीक है। आपको आजकल की सबसे बड़ी सेंट्रलाइज पावर की एग्जांपल मिलती है ना, वो यूएस का प्रेसिडेंट खुद है। क्यों? हेड ऑफ स्टेट भी है। पावरफुल सॉवरन है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी है।
कैसा? फिर लेवियाथ था या ये भी एक किस्म का? नहीं करना चाहते बाढ़ में जाएं। 170 थे तो फीक नहीं होती। मैं देख रहा था कुछ 151 तक रह गए थे जब बात शुरू हुई है तो। एब्सोल्यूट पारग्राफ नहीं जी, ये भी आपकी बड़ी मिसकंसेप्शन है, इस पे भी हमने किया वैसे। तो कैसा रहा जी, मजा आया फिर? मजा आया। न्यू नहीं था, न्यू मटेरियलिज्म था, न्यू, नया नया मटेरियलिज्म। फीस जी आप पूछ लें सादिया से। नहीं, मुझे वाकई गुस्सा आता है। सुदैफा नहीं है क्लास में, आयशा भाई तो है। सुदैफा भी होगी क्लास में, वो दोनों आपके बुक्स वाले सेशन में हैं। उसकी ट्रेनिंग चल रही कराची है। खैर। आयश- ठीक हो गया जी। वेलकम। और कोई जी कुछ? यार ये बच्चों वाले फीडबैक ना दिया करें मुझे, को थोड़ा सा कुछ मजा तो आए पढ़ने का। सर बुक सेशन सबके लिए रख दें, या कोई अकाउंट ਦੇ ਉੱਤੇ मैं कोई पासवर्ड लाया होया कि ਤੁਸੀਂ फी नहीं भेजनी मैनू? नहीं। कोमल नहीं, प्लीज नो। ना ना, देख लो ना, रहने दो। ओहो, मैं कह रहा हूँ रहने दो। तो मैंने कोई ऐसी कोई लगाया कोई चेक, कोई इस रंग का कोई, या कोई लगाम डाली हुई है? या तो हो ना, मैं कोई ले रहा हूँ 5-6 लाख रुपया। फिर इस सेशन में इंग्लिश प्रेसी एशियन बुक सब होगा, वो अगर आप पूरा पैकेज लेंगे तो आए आसिफ फिर होगा। खिलाफत कैन बी कॉमन अथॉरिटी टू मुस्लिम वर्ल्ड नाउ। यार ये एक लंबी बहस है, ये अभी आपको नहीं समझ आएगी। पढ़ें खुद। ठीक है। व्हाट इफ द सॉवरेन डेविएट्स फ्रॉम, सॉवरेन है ही नहीं ना कोई दुनिया में, सॉवरेन कौन है? सॉवरेन तो है ही अल्लाह की जात। तो आपको सबसे बड़ी फ्रीडम दी नहीं है? क्वेश्चन द अथॉरिटी इवन। हजरत उमर से सवाल नहीं हो गया था? यार ये नंबर को दिया तो है, उसका कोऑर्डिनेटर का नंबर आप लिख लें। 0316686755 साथ ही है। चाइना का प्रेसिडेंट भी काफी पावरफुल है। इस्लाम वो अथॉरिटी है। वेस्ट का सॉवरेन लोग हैं, जो आपका भी बना दिया गया। तो ऑब्वियसली फिर वो सॉवरेन उतार देते हैं ना अपना चूज किया हुआ एक नुमाइंदा। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अपना नुमाइंदा एक चूज कर लेते हैं, और उसे वो आपस में लड़ मर रहे होते हैं।
देखना तुमने वापस, मतलब कुरान और सुन्नत में देखना तुमने, इख्तिलाफ आएगा ऑब्वियसली। ठीक है। ये भी आयत है एक, वो पूरी नहीं याद आ रही, कि जब तुम्हें कोई फैसला जब करना हो ना तुमने, तो फिर वापस देखो मेरी तरफ, ऐसी वो कंटेक्स्ट है आयत का, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। किसी को याद आ रही है तो वो बता दे इधर। दिल जमील। सम गुड बुक्स। सबसे पहले कुरान पढ़ें, बाकी फिर जो दिल करता है वो पढ़ें। टेड टॉक्स यार मैं कोई इस तरह चूज करके नहीं रखी होती, पता चल जाता है पहले 2 मिनट में कि ये सुनने सुनना है कि नहीं सुनना, तो मैंने कोई चूज करके नहीं रखी होती। ठीक है जी। कितने रह गए? 102 रह गए देखो, 170 थे। वो उसको सेट करते हैं तो वो वापस आ जाती है, उसको हम सेट करते हैं, बड़ी अच्छी चलती है वो, फिर उसका टाइमर जब खत्म हो जाता है वापस 0 पे आ जाता है। इस तरह ही होता है। ट्यूनिंग कर दो, फाइन ट्यूनिंग कर दो, बड़ा सेट हो जाएगा, थोड़ी देर से बाद फिर 0 पे खड़ी होती है वहां। तो इसलिए ये चीजें रिपीट होनी चाहिए, आप रिपीट खुद भी करते रहा करें अपनी इस्लाह के लिए। ठीक है। तो क्या मैं कहने लगा, हाँ ये तौफीक की जो बात है, वो तौफीक जो होती है ना, ये तौफीक भी नहीं मिलती अगर आपके अंदर चाह नहीं है तो। ये बात पढ़ी लिखी है कुरान, इसको सूरत तकवीर की आखिरी 3 आयतें पढ़ लें आप, अगर आपको समझ आती हैं ठीक है, नहीं आती तो दोबारा पढ़ें इनको, सर्च करें इनके ऊपर, सूरत तकवीर की आखिरी 3 आयतें। अल्लाह कहता है ये कुरान हिदायत है, जो चाहे इससे हिदायत ले ले। इंसान क्या आ सकता था कि यार मैंने चाहा तो मैंने हिदायत मिली है ना, इसमें तो मेरा ही कमाल है, लेकिन अल्लाह ने फुल ऐसे ठप्पा लगाया ना ऊपर, अल्लाह कहता है फिर तुम चाह भी नहीं सकते, अगर मैं ना चाहूँ तो अपनी चाहत कोल रख फिर, अगर तेरे से गरूर तकब्बुर आ गया तो। ऑब्वियसली मैं पहले देखूंगा तेरे अंदर तड़प है, फिर मैं तेरी तड़प में अपनी चाहत डालूंगा कि हाँ अब इसको हिदायत मिले, तो वो तौफीक भी जब मिलती है ना, तो वो आपकी तड़प देख के अल्लाह आपको तौफीक देता है, एम ही नहीं मिलती। तो बड़ी आसानी से ये कह देना कि मुझे तो तौफीक ही नहीं मिलती जी, तो इसमें आपका कसूर है। एवेल्यूशन में ट्रांसलेशन भी ऐड करें। तो यार ट्रांसलेशन प्रेसी क्या होती हैं, प्रेसी की भी ऑब्वियसली वो अजीब कर रहे होते हैं बच्चे, आपको पता है कि मैं उस पैसेज का ट्रांसलेशन भी यही है कि मैं एक अच्छा एक्सप्रेशन में आपको वो ट्रांसलेट कर दूंगा, आप उसे पढ़ लो, अपने से कंपेयर कर लो, बस यही होता है। सर सजेस्ट मी गुड थिंग टू डू प्रेसी एंड एससी इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट मंथ ऑफ प्रेप, आई आसिफ। यार सेशन में मैं डुगडुगी तो नहीं बजा रहा होता, सेशन में यही बातें चल रही होती हैं, तो सेशन ज्वाइन कर लें। ये मुझे समझ नहीं आती ये थीसिस की मार्केट में ना, ये जो मुफ्त की जो गाइडेंस देना शुरू कर दी अवाम ने, ऐसे ही कोई फायदा नहीं होता उसका, और ना लोग उसको सीरियस लेते हैं। कंसल्टेंसी जो होती है ना, ये कंसल्टेंसी बड़ी एक सेंसिटिव फील्ड है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कंसल्टेंसी देते, कंसल्टेंसी मजाक नहीं होता, किसी को गाइडेंस देना। बेसिकली आप अपना टाइम दे रहे हैं ना, तो आप टाइम का चार्ज कर रहे होते हैं, सिंपल इज दैट। पता नहीं यार, एसएनजीएडी में। हाँ तो वो मार्केट गंदी मार्केट बन गई है ना, अपना उस गंदी मार्केट का पार्ट बने। हाँ एडवोकेट्स की तो होती कंसल्टेंसी की फी है, ये ऑब्वियसली क्लासेस में भी कंसल्टेंसी चल रही है, और क्या चल रहा है, डुगडुगी तो नहीं बजा रहा मैं। जब मैं डुगडुगी बजा रहा हूँ मुझे इमी इमी करके दिखाओ आगे से, वो कतरीना वाले स्टेप्स।
हाँ आराम भी क्यों, वो क्योंकि साइकोलॉजी जुड़ जाती है ना कि यार मैंने, ये यार एडा बड़ा डॉक्टर है, डी फीस ली उन्हें, चंगा ही होएगा। तो ये ऑब्वियसली वो दवाई का आपकी साइकी के साथ बड़ा जो है ना, वो एक मैच है, बहुत ज्यादा मैच है। आपका माइंड बहुत पावरफुल होता है। जैकुलिन है सर वो, चलो जो भी है, कतरीना भी अच्छा डांस करती है वैसे। हमारे बहुत से दोस्त उसके बहुत बड़े फैन हैं। सर जीएसएस के पेपर ले होने के चांसेस हैं? अभी तो ऑफिशियल नोटिफाई नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी तक चांसेस नहीं है। स्नेक बाइट होती है ना, स्नेक बाइट, रिसर्च है कि उसकी स्नेक बाइट की जो 90% डेथ होती है ना, फियर से होती है। कई दफा सांप होता है उसमें जहर ही नहीं होता, लोग खौफ से मर जाते हैं, हो हाय सांप ने मार लिया। ठीक है। तो इस साइकोलॉजी, आपकी साइकी, ब्रेन, माइंड बहुत पावरफुल होता है। लोग डिप्रेशन से मर जाते हैं, हार्ट फेल हो गया, ये हो गया, तो वो माइंड गेम होती है सारी। पैनिक अटैक आ गया तो ये माइंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल गेम है ना वो सारी। समझ आ रही है? सेम इज द केस विद मेडिसिन। आपको बाद, ऑब्वियसली विल पावर आपकी बचाती है। विल पावर ही नहीं होगी तो फिर नहीं, ਤੁਹਾਡਾ फिजिकल फिनोमेना भी सही रहेगा। सर हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग, कैन यू सजेस्ट समथिंग? मेरे रिप्लाई बड़े हार्श होते हैं रुबीना, वो लोगों को अच्छे नहीं लगते। सो ना पूछा करें मेरे से। इतना वेला टाइम है यार आपके पास, ओवर थिंक करते रहते। जाओ निकलो बाहर दुनिया में। सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़ी थी मैंने आपको रुबीना, आपको तो मैंने कितने अरसे से कहा हुआ कि बुक सेशन कर लो ज्वाइन, कर लो ज्वाइन, लेकिन आपको अपना 5-10 हज़ार प्यारा है तो पास ही रखो, फिर करते रहो ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग भी हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पे बात की। फिर उसमें हमने वो कौन सी किताब थी, वो अल्केमिस्ट का लेक्चर बहुत जबरदस्त गया था वो। एम ही पता नहीं, उस टाइम मेरे माइंड में आ गई चीजें, तो उस पर बात हुई इतनी ज्यादा। तो इसमें आपकी फाइन ट्यूनिंग होती रहती है बुक सेशन में। 3 मिनट रह गए हैं। और कोई जी? हाँ जी ऋषि साहब, आपने वो पढ़ी होगी, क्लास ली होगी, तो मज़ा दोबारा हो जाएगा। बता दें सर, बीमारी है। मरीम बताया था मैंने, 3 घंटे उस पर बोला था मैं, उन किताबों में। बुक भी प्रेस ही करवा दें, थैंक यू। सर रिकॉर्ड कर लेगा? मोहम्मद शहजाद 3 दिन बाद होती है, 3-4 दिन बाद। ठीक है। हाँ जी, उसकी अंग्रेजी बड़ी मुश्किल है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है उसका रसल का ऑब्वियसली। आई एम ऑलरेडी इन दिस सेशन, तो आपने फिर लेट ज्वाइन किया होगा ना जैनब। लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि वो आपकी मिस हो गई हैं। आपने जब जिस दिन से, जिस जगह से ज्वाइन किया, आपके साथ कोई कमिटमेंट हुई होगी कि आपकी इतनी नंबर ऑफ बुक्स होंगी, तो आपकी उतनी ही होंगी। ठीक है। तो ये अजीम एक दिमाग चलाते हैं बच्चे कि हो हाय हम क्या फ़ायदा, हमारी वो तो मिस हो गई हैं। तो भाई तुमने जिस जंक्शन ऑफ टाइम पे ज्वाइन किया है, तुम्हारे साथ उस टाइम पे कोई कमिटमेंट हुई है, तो वही पूरी होगी। दैट्स इट। ठीक है। थैंक यू रिमशा। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अच्छे अच्छे काम करें, समझ के जिएं, चीज़ों को सीरियस लें। कोई पता नहीं कब। अल्लाह हाफिज़।